कल आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्रोनिकल डेल्टा लास्ट बताए थे। क्रोनिकल डेल्टा में बताया गया था उसको डेल आई जे से लिखा जाता है और बिल्कुल ये डिस्क्रीट का उल्टा होता है। इसीलिए हम दोनों पेपर साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि बाद में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उसमें क्या था। कुछ कुछ पढ़ेंगे साथ में तो आराम हो जाता है। होता क्या है कि मैट्रिक स्पेस में स्टार्टिंग में भी डायमेंशन है, जैसे आज आपने 4 डायमेंशन देखा, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी डायमेंशन है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये सेक्शन साथ का साथ में ख़त्म हो जाए तो डिफरेंस पता रहे। ठीक है। क्रोनिकल डेल्टा डी एक्स वाई की डेफिनेशन के बिल्कुल उल्टा काम करता है। मतलब उसमें ऊपर नीचे के इंडेक्स अगर सेम होते हैं तो वैल्यू 1 आती है, अलग अलग होते हैं तो वैल्यू 0 आती है। उस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराया जा रहा था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में शायद पहला वाला करा दिए थे ना, दूसरा वाला देखिए। दूसरे प्रॉब्लम में आपको लिखवाया गया था डेल आई जे के इज़ इक्वल टू, इसको प्रूफ करके आपको लिखना था डेल आई के। इसको याद करने का तरीका भी हम आपको बताए थे। कहते एक इंडेक्स ऊपर है दूसरा इंडेक्स नीचे है, आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। जैसे ये जे और जे मिल करके डमी बना रहे हैं। कल डमी का मतलब बताया गया था कि डमी का मतलब होता है पुतला। पुतला मतलब किसी काम का नहीं है, काम का नहीं है तो छोड़ दो। तो ये काम का नहीं होता तो ये कैंसिल हो जाता है और केवल क्या मिलता है, आई और के। ठीक है, तो इसका हम लोग आज प्रूफ करेंगे। लिखिए दूसरा पॉइंट ये डालिए, लिखिए प्रूफ। बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, कॉमा वी हैव। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि अगर आपको एक इंडेक्स ऊपर दिखे दूसरा इंडेक्स नीचे दिखे तो समीशन का वेट मत करिए, सेम इंडेक्स है तो सीधे 1 to n को वैल्यूज़ को लिख लीजिए। इसमें एक इंडेक्स जे ऊपर दिख रहा है दूसरा इंडेक्स जे नीचे दिख रहा है, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन लगाएंगे। डमी इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से n तक। चलिए लिखवाइए। सबसे पहले मिलेगा आपको डेल जे के इज इक्वल टू, जे की जगह सबसे पहले क्या वैल्यू रखेंगे, 1। जे की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल आई 1 डेल 1 के। सेटिस्फाई है मेरी बात से। जे की जगह हमने क्या रख दिया, 1। अब क्या रखेंगे, 2। बीच में क्या साइन लगाएंगे, प्लस का। डेल आई 2 डेल 2 के, फिर क्या लगाएंगे, प्लस। डेल आई 3 डेल 3 के, फिर प्लस कहाँ तक जाएंगे, डेल आई एन डेल एन के। सेटिस्फाइड है इस चीज़ से। इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए जब आपने इसमें वैल्यूज़ को लिखा है तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से n तक। ठीक है। जब ऊपर नीचे के इंडेक्स बराबर होंगे तो वहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1। अलग अलग होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। उसको हम रफ से समझा रहे हैं, ज़रा देखिएगा। i की वैल्यू भी 1 से n होती है ना। तो कोई ना कोई टर्म तो ऐसा इसमें ज़रूर मिलेगा जब ऊपर नीचे के इंडेक्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और बाकी जगह अलग अलग रहेंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0। और छोड़ दीजिए, ऐसे समझिए। प्लस डेल आई की वैल्यू 1 से n तक की, जे की वैल्यू भी 1 से n तक की, k की वैल्यू भी 1 से n तक की। ठीक। मान लीजिए ये वो टर्म है जहाँ पे j की वैल्यू 5 आई और i की वैल्यू भी 5 आ गई। तो इस केस में i और j आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। i j आपस में बराबर हो गए तो हमने j की जगह क्या रख दिया, i रख दिया। ऐसे सोचिए 5 तक की गिनती है
आई का मान भी 1 2 3 4 5, जे का मान भी 1 2 3 4 5, के का मान भी 1 2 3 4 5। ठीक, देखिए तो अगर डेल आई जे डेल जे के का मान निकालेंगे तो 1 से 5 तक रखेंगे, 5 भी छोड़ दीजिए, 1 से 3 तक रखेंगे, क्या मिलेगा? डेल आई 1 डेल 1 के डेल आई 2 डेल 2 के डेल आई 3 डेल 3 के। ठीक, आई का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 1 2 3 ये भी है। तो जब आई का मान 1 2 3 रखेंगी आप, मान लीजिए हमने पहले 2 रखा, 2 आई का मान हमने कितना रखा? 2। ठीक, ऊपर नीचे अलग अलग कट करके 0, ऊपर नीचे अलग अलग कट करके 0, ऊपर नीचे सेम 1। तो कहने का ये मतलब है एक स्थिति तो ऐसी ज़रूर आएगी कि जब ऊपर और नीचे के मान क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अच्छा, दिमाग में ये चल रहा बैग जी मैम तो इसको ऐसे ऐसे करके लिखी हैं और ज़रा देखो तो यहाँ पे केवल 2 लिख दी हैं। तो ये ऐसे ऐसे प्लस के साथ इसलिए लिखाया है क्योंकि ये डमी इंडेक्स है, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज़ हुआ है और ये बेचारा अकेला इंडेक्स आई बच गया, इसलिए आई का मान एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन में हम 1 रखे हैं, एक बार पूरे एक्सप्रेशन में 2 रखेंगे, एक बार पूरे एक्सप्रेशन में 3 रखेंगे, तो हमने 2 वाला लिख करके दिखाया है। तो एक कंडीशन ऐसी आई जब ऊपर और नीचे के इंडेक्स बराबर हो गए, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ऊपर और नीचे के इंडेक्स बराबर होंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आई और जे का मान बराबर होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जे और आई का मान बराबर होगा। तो जे की जगह हमने क्या रख दिया? आई रख दिया। बात पकड़ी? इसमें जे डमी था तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से ऐसे लिखा, आई डमी नहीं है तो ये एक्सप्रेशन 3 पार्ट में टूटेगा। एक बार हम इस एक्सप्रेशन में आई का मान 1 रखेंगे, एक बार इस एक्सप्रेशन में आई का मान 2 रखेंगे, एक बार इस एक्सप्रेशन में आई का मान 3 रखेंगे। तो मैंने आपको 2 रख करके दिखाया है कि हाँ एक टर्म ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें ऊपर नीचे के इंडेक्स बराबर होंगे, जिसमें आई और जे बराबर होगा, जिसमें जे और आई बराबर होगा। तो जे और आई बराबर है तो जे की जगह हमने क्या रख दिया? आई रख दिया। ठीक है, मिटा दें, आप समझ में आ गई बात? बढ़ाते जाएंगे इसको, प्लस डैश 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 डेल आई एन डेल एन के। ठीक है, जो 3 तक लिए थे वो हम वापस से n तक लिख दिए। ठीक, ऊपर नीचे अलग अलग मान 0, ऊपर नीचे अलग अलग 0, ऊपर नीचे अलग अलग 0, बढ़ते 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 1 डॉट डेल आई के, ऊपर नीचे अलग अलग 0 इज इक्वल टू केवल क्या बच गया? डेल आई के, है ना? लिख लियो। इसमें वही बात है ना, प्रूफ इतने ही छोटे छोटे होंगे लेकिन समझने वाले होंगे। हो गया? चलिए थर्ड देखिए,
तीसरे में आपसे कह रहा था थर्ड पॉइंट में डेल आई जे डेल जे आई इज इक्वल टू एन, ये आपको प्रूफ करना है ना। लिखिए प्रूफ। बोले देखिए, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला कितने डमी दिख रहे हैं इसमें आपको? दो, एक आई है एक जे है, लेकिन आइंस्टाइन हमेशा दोनों डमी पे साथ में नहीं लगेगा, बारी बारी से लगेगा। तो पहले हम जे पे लगाते हैं। जे पे लगाएंगे मतलब ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। जे का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 से n तक। बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला डेल जे आई इज इक्वल टू, देखिए जे पे लगवाइए। जे का मान पहले कितना लेंगे? 1 लेंगे तो आएगा डेल आई 1 आई, सेटिस्फाइंग है। फिर क्या लगाएंगे? प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 2 डेल आई 2 आई, फिर क्या लगाएंगे? 3 डेल आई 3 आई। फिर ऊपर वाली कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आएगी जब ऊपर नीचे का मान सेम होगा। ऊपर नीचे का मान सेम होगा मतलब आई जे के बराबर होगा या जे आई के बराबर होगा। तो जे की जगह क्या रख देंगे? आई, है ना, जैसे जे की जगह आई रखते थे। तो डेल आई ओके, प्लस डैश डैश डैश, आखिरी में क्या रखेंगे? जे की जगह एन। तो डेल आई एन आई। क्लियर है? ऊपर नीचे के इंडेक्स अलग अलग, वैल्यू 0। ऊपर नीचे के इंडेक्स अलग अलग, वैल्यू 0। ऊपर नीचे के इंडेक्स अलग अलग, 0। बढ़ते बढ़ते ऊपर नीचे का इंडेक्स 1 डेल आई प्लस बढ़ते बढ़ते 0। क्या बच गया आपके पास? डेल आई, है ना। फिर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन लगाइए ना लगाइए, पहला पॉइंट यही प्रूफ कराए थे, डेल आई इज इक्वल टू एन। कॉपी में अपने देखिए, है ना। तो डेल आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हो गया प्रूफ, लिखिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें, पढ़ ही रही हैं तो सुनिए इस चीज़ को। कहेगा डेल 1 तो इसकी वैल्यू होगी 1, डेल 2 तो इसकी वैल्यू 1, डेल 3 तो इसकी वैल्यू 1, डेल n तो इसकी वैल्यू 1, डेल आई n, डेल जे n। क्यों? 1 कांस्टेंट नंबर है, वेरी नहीं करता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1। 2 कांस्टेंट नंबर है, वेरी नहीं करता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1। 3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट नंबर, वेरी नहीं करता है, वैल्यू 1। 4 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट नंबर, वेरी नहीं करता है, 1। n इज ऑल्सो अ कांस्टेंट नंबर, वैल्यू 1। आई वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आए, इसलिए n। जे वेरी करता है, इसलिए n। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी के दिमाग में आता है, अरे यार अभी तो मैम डेल आई का मान n रख रही थी और ज़रा यहाँ देखो डेल आई का मान 1 रख दी हैं। क्यों? क्योंकि हमने j को 1 2 3 4 मूव कराया है। पीछे अभी एग्जाम्पल लिए तो याद आया था, i की जगह 2 रखे थे, 2 कांस्टेंट नंबर था। तो कांस्टेंट के साथ वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1, है ना। हमको बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था इसमें, बाद में हम दिमाग से यही सोचे कि यही चीज़ एप्लीकेबल होती होगी इसमें।
ओके, नेक्स्ट लिखिए रिमार्क। ये जो अब हम पढ़ा रहे हैं रिमार्क, ये बुक में नहीं दिया हुआ है ना। जैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो पेपर बनता है यूनिवर्सिटी में, वो किताब से नहीं बनता है, आउट ऑफ सिलेबस बनता है। तो हम आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी बुक में नहीं है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नोट कराएंगे जो भी बुक में नहीं है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने कहाँ से लिखवा दिया, यूनिवर्सिटी के हम नोट से लिखवा रहे हैं, ठीक है। रिमार्क में लिखिए पहला पॉइंट, आपने क्रोनिकल डेल्टा की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वो डेफिनेशन पढ़ी थी आपने कि डेल आई जे इज़ इक्वल टू, एक हिस्से में आपने पढ़ा था 1, एक हिस्से में पढ़ा था 0। ये तब पढ़ा था जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, और ऊपर वाली वैल्यू तब पढ़ी थी जब आई जे के इक्वल होगा। क्लियर है? सेम यही डेफिनेशन वैलिड होती है डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे पे। आई ऊपर था, आई ऊपर आ गया, जे नीचे था तो जे अपॉन में आ गया, ठीक है। काइंड ऑफ आप कैसे कह सकते हैं कि यही डेल आई जे होता है। कभी डेल आई जे को लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, डेल आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। आई ऊपर मतलब अंश में न्यूमरेटर में, जे नीचे मतलब हर में डिनोमिनेटर में, और उसकी वैल्यू भी इसी के बराबर होती है, इज इक्वल टू यही चीज़ 1 0 इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। लिखिए लिखिए इफ x1 x2 x3 डैश 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 xn, देखिएगा एक सेकेंड, इफ x में इंडेक्स ऊपर है तो x1 x2 x3 डैश 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 xn, इफ x1 x2 x3 डैश 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 xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, then ये जहाँ i और j का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, i कॉमा j, बोलिए 1 2 3, ओके। तीसरा लिखिए, सॉरी दूसरा पॉइंट, दूसरा आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट जानती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानती हैं क्या होता है। आई इज इक्वल टू डायगोनल में सारे के सारे 1 हो जाते हैं और बाकी सारे के सारे 0 हो जाते हैं। सीधी लाइन बनाते हैं डिटर्मिनेंट कहते हैं, ऐसे डब्बा बनाते हैं तो मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। लिखिए सिंस आई इज इक्वल टू इतना, हो गया। देखिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, देखिए अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर नीचे इंडेक्स सेम होता है तो वैल्यू कितनी आती है 1। एक बात ध्यान रखिएगा, डेल आई जे में ऊपर वाला रो को रिप्रेजेंट करता है नीचे वाला कॉलम को, है ना। ये फर्स्ट रो कहलाती है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो।
ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो हम इसकी जगह लिख रहे हैं del 1 1। देख लीजिए गलत तो नहीं लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो del 1 2। और आपको पता है del 1 2 की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आती है, 0, है ना। फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, del 1 3। सेटिस्फाई है मेरी बात से, ठीक है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दिस वैल्यू गिव्स 1 and the other two values are 0, okay। यहाँ ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आपको पता है del 2 1 की वैल्यू अपने आप क्या होती है, 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो del 2 2 की वैल्यू 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, del 2 3 की वैल्यू 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो del 3 1 वैल्यू 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू del I j, जहाँ I का मान 1 2 3, j का मान भी 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रॉनिकल डेल्टा वैल्यू मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो क्रॉनिकल डेल्टा कोई पूछे कि कैसी मैट्रिक्स है, तो कहिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। लिखिए अच्छा ये बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मॉड वैल्यू होगी इसके बराबर आती है 1, इसकी भी वैल्यू हमारी इसके बराबर आएगी। पूछा जाता है ये पढ़ने में, है ना, ये सब किताबों में नहीं है आपके। हो गया। कल ये चैप्टर पहला वाला जो आप पढ़ रही हैं बेसिक हम ख़त्म कर देंगे। परसों से हम शुरू करेंगे वेक्टर एंड टेंसर, मतलब वो अब शुरू हो गया, आप समझ लीजिए, ठीक है। हेडलाइन डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि del I j में जो ऊपर वाला इंडेक्स होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला इंडेक्स कॉलम को, ठीक है, अभी जिक्र किया था मैंने। चलिए वो तो बात थी क्रॉनिकल डेल्टा की। क्रॉनिकल डेल्टा को आपने देखा कि वो आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्रॉनिकल डेल्टा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में 1 1 1, अदर एलिमेंट्स आर 0। अब हम बात करते हैं ए आई जे की। मान लीजिए ए आई जे लिख रहे हैं, तो इसमें भी ऊपर वाला रो को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला कॉलम को। हर जगह ऊपर वाला रो को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला कॉलम को। एक एग्जामिनेशन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, हमको तो लगता है हर साल आता है। उसमें कहता है कि ए आई जे अगर कोई आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको
n डायमेंशन स्पेस में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, है ना। हमको लगता है 17-18 साल पहले मेरे टाइम में भी आया था, उसके बाद हम तो हर साल देख रहे हैं आता है, इसी से कुछ कुछ कोरिलेट करता है। देखिएगा ऊपर वाला रो है और नीचे वाला कॉलम है, तो अगर हम ए आई जे को लिखना चाहें, डिटर्मिनेंट बोला है ना, डिटर्मिनेंट में वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। आई और जे दोनों की वैल्यू 1 to n होगी। सबसे पहले फर्स्ट रो को लिख रहे हैं, फर्स्ट रो है तो सबके ऊपर 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, क्लियर। सेकंड रो तो A2 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 A2, सेकंड रो है तो सब में ऊपर मैंने 2 लिख दिया, फाइन। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, ओके। थर्ड रो है तो मैंने सब पे 3 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, ओके। nth रो है तो सबके ऊपर मैंने n लिख दिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया, जहाँ आई और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से n तक। तो ये n क्रॉस n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है, ठीक है। लिखिए, let us consider a determinant of, ये पूछा जाता है ना, एग्जामिनेशन में आता है डिफरेंशिएशन। let us consider a determinant of order n, a determinant of order n given by ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, हो गया। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, n स्क्वायर एलिमेंट्स, है ना। लिखिए, इट कंटेन्स n स्क्वायर एलिमेंट्स। It contains n square elements, full stop. Here aij, i ऊपर होगा j नीचे, है ना, सही से बनाइएगा। Here aij may be taken as the, here aij may be taken, may may be taken, ए आई जे को एक्चुअली जनरल एलिमेंट कहते हैं। जनरल एलिमेंट में हमने आई और जे का अलग अलग मान दिया, तो फिर स्पेसिफिक एलिमेंट्स मिलेंगे। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित, जनरल का मतलब होता है हम उसका मान कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हियर ए आई जे मे बी टेकन एज जनरल एलिमेंट
general element of this determinant and frequently denoted by mod Aij, ऐसे लिखा है, and frequently denoted by mod Aij। ऊपर वाला इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रो। नीचे वाला इंडेक्स कॉलम। लिखिए इस बात को, द इंडेक्स, फुल स्टॉप के बाद, द इंडेक्स I and J, the index I and J denote row and column respectively, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द कोफैक्टर निकालना जानती हैं क्या होता है? ABCD का ही लिखा है। अगर ए का कोफैक्टर पूछेंगे तो इसको ढक देंगे, क्या बचा? वो कोफैक्टर होगा। बी का कोफैक्टर कहेंगे तो इसको ढक देंगे, क्या बचा? सी। ये कोफैक्टर होता है। लिखिए द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij, the cofactor of the element Aij is denoted by the symbol इससे लिखते हैं, कैपिटल से। तो जब कभी आप कैपिटल लिखा हुआ देखें तो समझ जाइएगा वो कोफैक्टर कह रहा है, मतलब ये Aij का कोफैक्टर कहलाता है, ठीक है। डिनोटेड बाय सिंबल, जरा सा ठीक कर लीजिएगा, Aij का कोफैक्टर Aj होता है। रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। जैसे ये है A11 है ना, ये है A12, ये है A21, ये है A22। अगर इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये ढक देंगे, क्या मिलेगा? A21। तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया? A21। रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो गया, है ना, इसलिए Aj कराएं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है डिटर्मिनेंट को लिखने का, ठीक है। अब हम आपको इसका डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं, इसी में लाइन चेंज करके लिखिए। लेट अस कंसीडर that Aij स्मॉल, है ना, जब कैपिटल आएगा मैं खुद बोल दूंगी, that Aij are function of independent variables, are function of independent variables x1, x2, x3 dash 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 xn, x1, x2, x3 डैश 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 xn। इतना लिख लिया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप टॉपिक पढ़ रही हैं, एक तो इस टॉपिक का प्रूफ एग्जामिनेशन में आता है, दूसरी बात ये टॉपिक 4th या 5th चैप्टर से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मतलब जितना हम दिमाग लड़ा के ये पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर इस टॉपिक को बहुत हल्के में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई आप डिटर्मिनेंट जानते हैं और तो डिफ्रेंशिएशन कौन बड़ी बात है कि बस ऐसे ही करके करवा देते हैं।
इसलिए हम इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है आगे चल करके इसका क्या यूज़ आने वाला है, तब आपको एक क्राइटेरिया बना होगा कि हाँ वहाँ पे प्रूफ कैसे कराया गया था। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम इतना ब्रीफ तरीके से पढ़ा रहे हैं। डिटर्मिनेंट लिखना आप सीख लिया। ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, नीचे वाला कॉलम को। डिटर्मिनेंट हमने बना लिया। जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ते थे तो डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा में कहते थे कि कोई भी चीज़ हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, जैसे आप कहा करते थे कि अगर f फंक्शन है x y z का तो f केवल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। इन तीनों को कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर f अल्फ़ा का फंक्शन नहीं है तो डेल f बाई डेल अल्फ़ा करने पर वैल्यू 0 आती थी, है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि ये जो ए आई जे आप लिख रही हैं ये इन सब का फंक्शन है। जैसे f इन तीन का फंक्शन था, अगर f इन तीन का फंक्शन था तो इन तीन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक ऐसे ही अगर ए आई जे इन सब का फंक्शन है तो इन सब के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिफ्रेंशिएट होगा। जब एक से अधिक वेरिएबल आते हैं तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आता है। तो यहाँ पे भी एक से अधिक वेरिएबल है, कौन सा डिफ्रेंशिएशन आएगा? पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब हम अपनी डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे लिखिए, कहाँ तक लिखा आपने? देन इतनी बात समझ में आ गई? जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अगर एक से अधिक वेरिएबल होते हैं तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आता है। ठीक है, और जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होता है, बाकी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ए आई जे हमने इधर लिखवाया था, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x पे पावर k के रिस्पेक्ट में। ठीक है, k का मान वही 1 से n तक, तो जैसे ही k का मान 1 से n होगा तो डेल x1 डेल x2 डेल x3 डैश एस डैश डेल xn, तो वही n वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? या तो हम रो वाइज करते हैं या कॉलम वाइज करते हैं। तो अगर रो वाइज करेंगे तो पहले फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का साइन, सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का साइन, थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का साइन, प्लस 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 nth रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉलम को करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का साइन, सेकेंड कॉलम को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का साइन, थर्ड कॉलम को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का साइन, बढ़ते 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 nth कॉलम को करते हैं। जनरली हमारे लिए रोज़ को पढ़ना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम रो को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में देखते रहिएगा, ब्लैक बोर्ड देखते रहिएगा। अगर आप देखें तो पहली रो के जो एलिमेंट थे वो A11 A12 A13 A1n थे। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी से इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट रो को करेंगे तो डेल 1 1 डेल x पे पावर k। ठीक, दूसरा एलिमेंट है डेल A12 डेल x k डेल A13 डेल x k डेल A1n डेल x k। फर्स्ट रो को कर दिया, बाकी सबको ऐसे सच उतार रहे हैं। सेकेंड रो है तो सब पे हम क्या लगा देंगे? 2। ठीक, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। क्लियर है ये? उसके बाद थर्ड है तो A3 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 1 2 3 n। ऐसे बढ़ते 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 जब जाएंगे तो लास्ट वाला हमारा होगा nth रो, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड nth। ये क्लियर है? इसको थोड़ा सा मोड़ नीचे लिख दे रहे हैं, देखने में ठीक लगेगा। डेल ए आई जे डेल एक्स के इज इक्वल टू। अब सेम प्रोसीजर में बारी है सेकेंड रो की। अब सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसा उतार देंगे। कोई नो दीदी डांटेगी, को इनसाइड जाइए, पीछे जाके चुपचाप बैठिए। दीदी से हाय करिए पहले।
गोविंद पीछे 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 श्योर, वो पीछे बेटा क्लास ओवर होने वाला इसलिए बैठा रहे, रोज नहीं बैठाएंगे तुमको, बस वहीं पे चुपचाप बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाली रो को अब डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं, तो ऊपर वाली को ऐसा उतारेंगे A11 A12 A13 डैश 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 A1n। सेकंड को डिफ्रेंशिएट कराइए, डेल A21 डेल xk डेल A22 डेल xk डेल A23 डेल xk, बढ़ते बढ़ते डेल A2n डेल xk। क्लियर है? बाकी को ऐसा उतारेंगे, आएगा A31 A32 A33 डैश 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 A3n। लास्ट वाले को उतार दे रहे हैं तो आएगा A, बोलते चलिए, AN1 AN2 AN3 डैश 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 ANN प्लस। ओके, अब थर्ड वाले को उतारेंगे, थर्ड वाले को ड्रॉप करके सीधे nth लिख रहे हैं, इट्स नो, कोई इतना ज़रूरी नहीं कि आप सबको लिखें। चलिए लास्ट वाले का लिखेंगे तो A11 A12 A13 A1n। ओके, सेकेंड वाले को A21 A22 A23 A2n। थर्ड वाला मैं ड्रॉप कर रही हूँ। आखिरी वाला लिखेंगे तो डेल AN1 डेल xk डेल AN2 डेल xk डेल AN3 डेल xk, बढ़ते बढ़ते डेल ANN डेल xk। इतना क्लियर है? अब देखिए, दिस इम्प्लाइज डेल Aij डेल xk इज इक्वल टू, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं उसको देखिएगा, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ठीक वैसे लिख रहे हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये टर्म इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं, बाकी बचे हुए को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म है हमारा डेल A11 डेल xk, पीछे बताए थे कोफैक्टर कैपिटल से लिखते हैं, ऊपर नीचे वाला चेंज हो जाता है ना, तो A ऊपर नीचे का चेंज करेंगे तब भी 1 1। ठीक है, समझ गए ये चीज़? उसके बाद है प्लस, इसका कोफैक्टर लिखने आएगा हमको, कोफैक्टर आएगा डेल A12 डेल xk, कोफैक्टर लिखेंगे तो A बताइए 2 1। ठीक, प्लस आखिरी वाला है डेल A1n डेल xk, कोफैक्टर बोलिए, वेरी गुड 1। ठीक है, सेकंड वाले का आप कोफैक्टर लिखने चल रहे हैं इसका। ठीक है, इसका कोफैक्टर लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस टर्म को लिख रहे हैं, क्या आएगा डेल A21 डेल xk, बचे हुए का कोफैक्टर। ये समझ नहीं कैसे कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं ना वैसे किया जा रहा है। बताइए क्या आएगा, A12 प्लस नेक्स्ट टर्म है डेल A22 डेल xk, कोफैक्टर है A22। ठीक, थर्ड वाले का आएगा डेल A23 डेल xk, कोफैक्टर कितना आएगा A32 प्लस आखिरी वाला है डेल A2n डेल xk, xk कोफैक्टर बोलिए AN2। आखिरी वाले का लिखवाइए डेल AN1 डेल xk A1n, वेरी गुड। नेक्स्ट डेल AN2 डेल xk A2n, बढ़ते बढ़ते डेल ANN डेल xk ANN। क्लियर है? चलिए लिखिए,
ये डिफ्रेंशिएशन का प्रोसीजर बहुत मतलब जैसे यूज़फुल है। ये है कुछ नहीं, इसमें सिंपल चीज़ है लेकिन जानना चाहिए ये। Sit down there. Go. हो गया? कुछ समझ में आ रहा है डिफरेंशियल ज्योमेट्री? घर जाके एक बार ज़रूर से पढ़ लिया करिए नियम से, वरना एकदम बाउंस कर जाएगा ये। हो गया? चलिए आप देखिए,
देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या वेरी कर रहा है। 2 2 1 1 NL डमी इंडेक्स है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दें आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का यूज़ करके। छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा आइंस्टाइन से, ठीक है, कॉम्पैक्ट वे में लिख रहे हैं। मिलेगा डेल AIJ डेल XK इज इक्वल टू, देखिएगा डेल A अपॉन डेल XA। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा इंडेक्स वेरी कर रहा है। 2 2 मतलब A का ऊपर वाला, स्मॉल a का नीचे वाला, कैपिटल A का ऊपर वाला, स्मॉल a का नीचे वाला, कैपिटल A का ऊपर वाला, स्मॉल a का नीचे वाला। बाकी को ऐसे ही उतार दे रहे हैं। सब में ऊपर A में 1 है, सब में 1 है, 1 लिख दिया। नीचे सब में K है, K लिख दिया। ठीक है, तो इस पूरे की जगह ये लिखा गया प्लस प्लस, देखिएगा 1 1 2 2 3 3 N N, A का ऊपर, स्मॉल a का नीचे। फिर लिख रहे हैं डेल A अपॉन डेल XA, ठीक। कैपिटल A का ऊपर वाला I, स्मॉल a का नीचे वाला, सब में नीचे x पे K है, K लिख दिया। A के ऊपर क्या लिखा है 2, 2 लिख दिया। सब में नीचे 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ 1 था, 1 इसकी जगह, ठीक। ऐसे ही सेम अगर थर्ड वाला लिखते, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिखते तो क्या आता वो देखिए, डेल A 1 2 3 I डेल XK AI 3। ऐसे ही nth वाला लिखवा दीजिए, डेल ANI डेल XK AIN, ठीक है। फिर डमी बन रहा है 1 1 2 2 3 3 NN। फिर आइंस्टाइन समेशन यूज़ करिए। फिर यूज़ करेंगे तो डेल AIJ अपॉन डेल XK इज इक्वल टू, देखिएगा डेल AI डेल AI डेल XK AI, ठीक। 1 1 2 2 3 3 NN की जगह एक नया इंडेक्स यूज़ कर दिया, ठीक है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन उस डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ I और J दोनों का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के n तक। और यहाँ आपने I इंट्रोड्यूस किया तो I का मान भी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, ठीक है। इसके नीचे से लिखिए, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, ऊपर वाली दोनों लाइन उतार लीजिए। किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन उसके टर्म्स के डिफरेंशिएशन और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन उसके टर्म्स के डिफरेंशिएशन और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक काम करिएगा, यहीं पे इसके पहले लिख दीजिएगा, इसको डेल A अपॉन डेल XK से भी लिखते हैं, मतलब A डिटर्मिनेंट होता है। तो जब यहाँ लिखिएगा तो A ही लिख लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। वरना आप कहेंगे दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स है, कैंसिल नहीं होता है। ये जो डिटर्मिनेंट, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट AIJ होती है, इसका डिटर्मिनेंट बनाया, सॉल्व करते तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, उस कांस्टेंट वैल्यू को A कहते हैं, है ना।
ओके। बोलिए। लिखिए, दस द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, दस द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, thus the differentiation of the determinant is obtained by differentiating each of n स्क्वायर एलिमेंट, मतलब अगर उस डिटर्मिनेंट में 8 एलिमेंट है तो 8 को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे और हर एक टर्म में उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास, इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक, तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डेल a अपॉन डेल एक्स के करते हैं, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल a11 अपॉन डेल एक्स के, इसका कोफैक्टर कितना होगा a11। ठीक, प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन के बाद आएगा डेल a12 अपॉन डेल एक्स के, कोफैक्टर कितना होगा a21। ठीक है, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल a21 अपॉन डेल एक्स के, कोफैक्टर कितना होगा a12, प्लस इसको करेंगे तो डेल a22 अपॉन डेल एक्स के, कोफैक्टर कितना होगा a22। ये उसका आंसर होगा। तो हर एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और उसके कोफैक्टर का क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, लिखिए, thus the differentiation of the determinant is obtained by differentiating each of n square elements multiplied by their cofactor, multiplied by their cofactor, multiplied by their cofactor। हो गया। अब इसमें एक प्रूफ बचा है और 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो कल करा के चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाकी इसका कल पढ़ के आइएगा थोड़ा।